Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the historical background of Constitution of Canada. Now we are going to start. Uh, let's start. जब यूरोपीय महाद्वीप के सारे देश अपनी अपनी उपनिवेशीय शक्तियों को उपनिवेश स्थापित कर रहे थे विश्व में सभी जगह पे, उसी टाइम फ्रांस भी अपनी कॉलोनी को स्थापित करता है कनाडा में इन 1608 ईस्वी में, और वो वहाँ पे 1763 तक रूल करता है। उसके बाद 7 साल के युद्ध के बाद वो कनाडा को यूनाइटेड किंगडम के हाथ में सौंप देता है ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत। इसके बाद कनाडा में 2 तरीके के लोग निवास करने लगते हैं, एक ब्रिटिश होते हैं और एक फ्रेंच होते हैं। उसके बाद उन लोगों के बीच में मतभेद होने लगते हैं और कनाडा 1791 में 2 भागों में बट जाता है। एक अपर कनाडा हो जाता है और एक लोअर कनाडा होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ ब्रिटिश अपर कनाडा में चले जाते हैं और फ्रेंच सम ब्रिटिश और फ्रेंच लोग लोअर कनाडा में रहने लगते हैं। उसके बाद दोनों पार्ट का अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव असेंबली होती है और उनके अलग अलग एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव गवर्नर होते हैं, और जो मतलब उनका अलग अलग संविधान के द्वारा जो उनके प्रावधान होते हैं उनके अनुसार सारा काम होता रहता है। जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे ब्रिटिश पॉपुलेशन जो होती है वो अपर कनाडा में चली जाती है और फ्रेंच पॉपुलेशन लोअर कनाडा में रहने लगती है। बट 1791 के एक्ट से वो मतलब डिससेटिस्फाइड रहते हैं, दोनों लोग ब्रिटिश और फ्रेंच पॉपुलेशन दोनों डिससेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि जो लोअर कनाडा रहता है वहाँ पे कुछ ब्रिटिश पॉपुलेशन भी रहती है और फ्रेंच के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाता है और वो बहुत हाई पीक पे चली जाती है। इसके बाद 1837 में एक विद्रोह हो जाता है दोनों कनाडा के दोनों मतलब अपर कनाडा और लोअर कनाडा में, जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसके रिपोर्ट तैयार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड दुरहम को भेजती है कि इस सिचुएशन का आप रिपोर्ट तैयार कर लाइए। तो वो आते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं और इस रिपोर्ट की सहायता से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है इन 1840 ईस्वी में, जो दोनों प्रोविंस को इकट्ठा कर देती है, मतलब एक साथ कर देती है लोअर कनाडा और अपर कनाडा को। और ये एक्ट एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है कनाडा के राजनीतिक संरचना में, बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और इस एक्ट के से कनाडा में बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यूनिटरी गवर्नमेंट आती है, असेंबली जो होती है वो कंप्राइज हो जाती हैं और असेंबली और काउंसिल भी बनते हैं। बट आफ्टर सम टाइम इट इज़ ऑल्सो फेल्ड ड्यू टू सम बिकॉज क्योंकि ब्रिटिश जो पॉपुलेशन रहती है उनका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा रहता है प्रशासनिक कार्यों में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए ये भी स्ट्रक्चर उनका फेल्ड हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर के फेल्ड होने के कारण मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर लाने को करती है, जिसको मतलब लाया भी जाता है
और इस फेडरल स्ट्रक्चर को लाने के लिए जो जितने सारे प्रोविंस होते हैं कनाडा के, उन सब के जो डेलीगेट्स होते हैं वो आते हैं, और ये जो मीटिंग होती है वो क्वेबेक में मतलब आयोजित की जाती है अक्टूबर 1864 में। और इस मीटिंग के बाद एक 72 रेजोल्यूशन पास होता है, और इस रेजोल्यूशन को पास होने के बाद ये मतलब एक फेडरल सिस्टम स्थापित होता है कनाडा में। और क्योंकि और यहाँ पे मतलब जब ये हो जाता है तो दोनों मतलब ब्रिटिश पॉपुलेशन और फ्रेंच पॉपुलेशन को इक्वल मतलब पार्टिसिपेट का मौका मिलता है, और सब लोग मतलब मिल जाते हैं, वहाँ पे रेसिज्म ख़त्म हो जाता है, और सब लोग एक दूसरे का मतलब हेल्प करते हैं, और इस तरीके से कनाडा एक फेडरेशन बन जाता है। और उसके बाद कनाडा एक फेडरेशन बन जाता है, और मतलब शुरुआत में उसके 4 प्रोविंस होते हैं जिनका नाम ओंटारियो, क्वेबेक, न्यू ब्रांसविक एंड नोवा स्कोटिया है। और बट करेंटली इस टाइम वहाँ पे 10 प्रोविंस है और 3 टेरिटरीज़ हैं। थैंक यू।